बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर आप इंतहाई आसान नमूने से इस पूरे लेसन को आप समझने जा रहे हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 5 है, जिसके अंदर हमारा जो लेसन है वो है हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड, कि एक बंदे को, एक इंसान को कितनी ज़मीन चाहिए। अब इस सवाल का जो जवाब है आपको इस लेसन के एंड तक इंतहाई दिलचस्प नमूने से समझ आ जाएगा। ना सिर्फ लेसन, बल्कि उसके साथ साथ ये उनकी जो वोकेबुलरी है, जो उनकी ये मीनिंग्स हैं, वो भी आपको इंतहाई आसान और बेहतरीन नमूने से मैं आपको लास्ट तक और एंड तक समझाता जाऊँगा। जिस तरह आपके पास ये कुछ अल्फाज हैं कि भाई ये जो लफ्ज़ वेंस है इसका क्या मतलब है, या ये लफ्ज़ जो डिस्पर्स्ड है इसका क्या मतलब है, तो साथ में हमने उनकी जो वोकेबुलरी है उसकी मीनिंग भी हमने लिख दी है। जिस तरह ये लफ्ज़ टाई नीचे आ गया और उसका लफ्ज़ आपके पास यहाँ पर टाइंग लिखा हुआ है। टाइंग जो है उसका फोर्थ फॉर्म है, और ये जो TIENG टाइंग है ये गलत है। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको रीडिंग के दौरान आ रही हैं, और उनको बेहतरीन नमूने से समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिलकर आपको आगे चलकर टेस्ट में काम आती हैं। तो अगर आप टेस्ट के लिए फिर अलग पढ़ना है, इन लेसन्स को फिर आपने अलग पढ़ना है, क्यों ये बेहतर नहीं होगा कि आप जो है लेसन्स को भी पढ़ते जाएं और उनके अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं आप उनको भी समझते जाएं। तो आपका जो आधा टाइम है, आपकी जो आधी स्ट्रगल है वो बच जाएगी। तो इस हिसाब से आप ये पूरा लेसन जो है वो पढ़ेंगे, पूरा लेसन कवर करेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पर डायग्राम्स बनाए या ग्राफ्स छोटे मोटे बनाए, ताकि आपको बेहतरीन नमूने से जो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम दे सकें। अब हम चलते हैं। हो सकता है ये आपका जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि स्टोरी भी लंबी है। अब चूंकि हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि साथ साथ में हम आपको वोकेबलरी भी समझा रहे हैं, और साथ साथ में हम आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दे रहे हैं, तो वीडियो का बड़ा होना बनता है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम इसके बाद आपके जो है वो ये इसके जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये MCQs हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप बेहतरीन नमूने से और ध्यान के साथ जुड़े रहिए। इस लेसन के अंदर बहुत जो आपके पास वो हैं, MCQs हैं, या बहुत जो आपके पास थ्योरी है वो बेहतरीन नमूने से समझ आएगी। तो बहरहाल अब हम चलते हैं इस लेसन की तरफ। इस यूनिट का जो नाम है वो है करेक्टर बिल्डिंग। यानी कि इस यूनिट को पढ़ने के टाइम, या इस यूनिट के अंदर जो कहानी है, ये कहानी आपको करेक्टर बिल्डिंग में आपको हेल्प आउट करेगी कि आपने अपना जो किरदार है उसको किस तरह से बिल्ड करना है, किस तरह से आपने उसको बढ़ाना है। अब इस कहानी के ज़रिए से हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे। बहरहाल सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो लेसन है उसका नाम है हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड। कितनी ज़मीन एक इंसान को चाहिए, एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए। ये किसने लिखा था? बाय लियो टोल्स्टॉय। अब यहाँ पर सबसे पहले कहानी शुरू होती है। देयर वंस वॉज अ पीजेंट नेम पहूम। एक वहाँ पर एक हारी था। अब ये जो लफ्ज़ पीजेंट है इसका मतलब है हारी या किसान या कोई देहाती। तो एक देहाती या किसान बंदा था जिसका नाम पहूम था। हु वर्कड हार्ड एंड ऑनेस्टली फॉर हिज फैमिली, जो कि सख्त मेहनत करता था अपनी फैमिली के लिए। हालांकि ये बात बहुत सही है, लेकिन आगे क्या होता है? ही हैड वर्कड हार्डर एंड मैनेज टू बाय लैंड फॉर 40 एकर्स। उसने इतनी बेहतरीन नमूने से मेहनत की, और वो इस काबिल आखिरकार बन गया कि उसने ये मैनेज कर गया कि वो बाय कर सके 40 एकड़ की ज़मीन। अब उसके पास 40 एकड़ की ज़मीन है और अपने फैमिली को अच्छे नमूने से खिला पिला रहा है। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। मगर वो इस सब से मुतमईन नहीं था। अब यहाँ से आपने समझ के जाना है कि ये इसके पास जो भी चीज़ें हैं ये इनसे मुतमईन नहीं था। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। ही फाउंड हिज क्रॉप्स, ग्रास एंड लैंड नॉट मच डिफरेंट देन एनी अदर लैंड ओनर्स। फिर उसने ये देखा कि उसके ज़मीन में जो क्रॉप्स उगते हैं, फसल उगते हैं, वो वहाँ पर जो घास उगता है, और जो ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी सेम ही है जैसे दूसरे ज़मीन के मालिक मकानों की है, या ज़मीन के ज़मींदारों की है, या मालिकों की है, लैंड ओनर्स की है, या लैंड लॉर्ड्स की। जैसे दूसरों की ज़मीन है वैसे इसकी ज़मीन है। अब लैंड लॉर्ड्स को क्या होता है कि हर कोई कहता है कि मैं एक दूसरे को काटूँ, मैं एक दूसरे से आगे जाऊँ। तो सेम इसकी भी ये नेचर थी कि वो कहता था कि वो कुछ ना कुछ आगे जाए। उसके बाद देन वन डे पहूम हर्ड फ्रॉम अ मैन पासिंग बाय हिज हाउस अबाउट द लैंड बियॉन्ड द वोल्गा।
फिर एक मर्तबा क्या हुआ कि इसने एक आदमी से सुना जो उसके घर से गुज़र रहा था, पासिंग बाय का मतलब है उसके घर से गुज़र रहा था, अबाउट द लैंड, जो कि लैंड के बारे में बात कर रहा था, बियॉन्ड द वोल्गा। वोल्गा एक रिवर का नाम है जो कि यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है। उस रिवर के दूसरी तरफ उसने कुछ ज़मीन के बारे में सुना कि वहाँ पर उसकी दूसरी तरफ ज़मीन अच्छी है। अब वोल्गा क्या है? वोल्गा एक ऐसी रिवर है जो कि लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप के अंदर है, जिसका 3530 किलोमीटर उसकी जो है लंबाई है, जो कि वेस्टर्न रशिया से जाती है और आखिरकार कैस्पियन सी में जाकर ख़त्म होती है। जिस तरह हमारा जो सिंधु या इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, वो यहाँ से पंजाब से होती हुई सिंध से जाती हुई जाके अरबियन सी में गिरती है। तो इस तरह ये भी जो है यूरोप से जाता हुआ, रशिया से जाता हुआ, यूरोप रशिया में है और आधा जो है मतलब यूरोप दोनों में है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो यूरोप है के हिस्सा आधा, और उसके बाद वो रशिया से जाता हुआ कैस्पियन सी में जा गिरता है। इसने कहा कि इस वोल्गा रिवर की दूसरी तरफ बहुत जो है ज़मीन है, इसने सुना था। द मैन वेंट ऑन टू से दैट मच लैंड वाज फॉर सेल देयर एंड दैट लैंड वाज सो गुड। वो आदमी वेंट ऑन टू से मतलब कहता हुआ जा रहा था, गो ऑन, वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है गो का, इसका मतलब गो ऑन। अब आपने मस्त सर्च करने मीनिंग कि गो ऑन का क्या है। तो वो जो बंदा था वो वेंट ऑन टू से, जाते हुए ये कहता जा रहा था, कहता हुआ जा रहा था, दैट मच लैंड वाज फॉर सेल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन है जो कि बेचने के लिए है, और एंड वाज सो गुड, एंड द लैंड वाज सो गुड, और जो ज़मीन है वो भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ तक जो है वो बात हो चुकी थी। अब आपके पास यहाँ पर ये है कि ही सेड दैट the rye sown on it grew as high as hearts and so thick that the 5 cuts of a sickle made a sheaf. अब यहाँ से वो इसकी तारीफ़ कर रहा था कुछ इस अंदाज से ज़मीन की कि जो राय है, RYE, राय, ये वीट का या गंदम का सिनोनिम आप समझें, इसका मतलब गंदम या अनाज है। सोन का मतलब है बोना, सीव का ये जो सेकंड फॉर्म है, सीव सोन, ठीक है। अब यहाँ पर सोन जो है उसका मतलब बोना है। अब आन इट गिरू, वो कह रहा था कि जो ये गंदम है वो बहुत वहाँ पर उगता है या वहाँ पर बोया जाता है, और फिर उसके बाद जब वो गिरू होता है, ऑन इट गिरू एज हाई एज द हार्स, वो इतना तो लंबा ऊपर जाता जाता है गंदम कि जितना एक घोड़े का कद है। तो मतलब कि ज़मीन के अंदर जो केमिकल्स हैं या ज़मीन के अंदर जो ज़रख़ेज़ी है वो इतनी तो ज़्यादा है कि एक गंदम का तिल जो है तिलका वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है जितनी घोड़े की हाइट है। एंड सो थिक, और वो गंदम का जो तिलका है वो इतना तो थिक है कि 5 cuts ऑफ अ सिक्किल मेड अ शीफ। इसका मतलब ये है कि वो जो गंदम है वो इतना तो थिक है, अगर आप 5 उसके सिक्किल के जो बंडल्स हैं वो लेंगे तो आपकी एक शीफ बन जाएगी। अब शीफ का जो है मतलब क्या है कि एक आपको बंडल मिल जाएगा, मतलब आपने एक काटा, फिर दूसरा काटा, फिर तीसरा काटा, फिर चौथा, फिर पांचवा। जैसे आपने 5 जो हैंड हाथ काटे अगर आपने उसमें से, जिसको हम कहते हैं कि भाई उसने हैंडफुल काटे, तो फिर उनको मिलाकर वो जल्दी से एक बंडल बन जाता। क्यों वो जल्दी बंडल बन जाता? क्योंकि वो थिक है। अगर थिक है तो फिर आपने 5 सिकिल लगाए उसमें से और आपका एक बड़ा सा बंडल बन जाएगा। कि मतलब वो इतना हेवी है कि थोड़ा ही कट लगाने से और थोड़े ही गंदम के तिलके काटने से एक बड़ा आपका जो है वो बंडल बन जाएगा। इसका ये मतलब है। सो पहुम सोल्ड हिज लैंड, तो इसलिए ये सब बातें, ये जो खाम ख्वालियाँ थीं या ये जो टिकरें थीं, ये इसने सब सुनी। फिर उसके बाद क्या हुआ? सो पहुम सोल्ड हिज लैंड, उसने अपनी जो ज़मीन है वो फिर बेच दी। अब ज़मीन बेच दी क्यों? क्योंकि वो कहता था कि ये इतनी जो अच्छी ज़मीन है, मैं रिवर के उस तरफ जाऊं, मैं वहाँ से वो ज़मीन ख़रीदूँगा जो कि ज़रखेज़ है। फिर उसने क्या किया? ज़मीन को बेचा। होम स्टेट, अपने घर को। होम स्टेट का मतलब है कि वो जहाँ पर बसते हैं, जहाँ पर रहते हैं, जाए सुकूनत, जाए रिहाइश, उसको बेचा। एंड कैटल, अपने मवेशियों को भी बेचा। ऑल एट अ प्रॉफिट, सबको बेचा भी सही और सबको नफ़े में बेचा, मुनाफे पे बेचा। एंड मूव्ड हिज फैमिली टू द न्यू सेटलमेंट, और अपनी फैमिली को एक नई बस्ती में, एक नई कॉलोनी में, एक नई सेटलमेंट में ले गया। अब क्या हुआ? अब देखें, ही बॉट प्लेंटी ऑफ
arable land and pasture and could keep as many head of cattle as he liked. फिर उसने वहां पर जाके एक प्लेंटी ऑफ एरेबल लैंड खरीदी। अब प्लेंटी ऑफ एरेबल लैंड का मतलब है कि जरखेज, जहां जो चीज़ आप बोएं वो उग सके, वो पैदा हो सके, तो उसको हम एरेबल ज़मीन कहते हैं। तो एरेबल लैंड उसने खरीदी, लेकिन वो भी प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा मकदार में खरीदी। एंड पेस्चर, पेस्चर का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत जंगल हो जहाँ पर बकरियां वगैरह चर सकें, चरवाहे वहाँ पर जा सकें, मेडोज़ हों, चरागाहें हों, तो वो उसने पेस्चर्स भी खरीदे ताकि अपनी जो मवेशी हैं वो वहाँ पर उनको भेज सके और उनको घास वगैरह खिला सके और उनको बड़ा कर सके। एंड कुड कीप एज मैनी हेड ऑफ कैटल एज ही लाइक, और वो जितने मवेशियों के धन या जितने मवेशियों के हेड रखना चाहता था वो रख सकता था, क्योंकि उसके पास अब मेडोज़, चरागाहें और घास के लिए जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा थी, और उसके पास जो ज़मीन दूसरी ज़रखेज़ थी वो भी ज़्यादा थी। अब क्या होता है, एट फर्स्ट शुरुआत में पहूम वॉज वेरी प्लीज्ड विद इट ऑल। शुरुआत में जो पहूम था वो बहुत खुश था। प्लीज का मतलब होता है खुश करना। प्लीज, भाई प्लीज एक मतलब है माफ़ी। आई वॉज प्लीज्ड मतलब मैं खुश हुआ, तो प्लीज का मतलब खुश भी है। तो पहूम वॉज प्लीज्ड विद ऑल, पहूम जो है इस सब से बहुत खुश था। बट वेन ही गॉट यूज टू इट, मगर वो इन सब चीज़ों को करने का अब आदी हो गया। अब जाहिर सी बात है कुछ नया करने का उसने सोचा। ही बिगेन टू थिंक दैट इवन हियर ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर उसने ये सोचना शुरू किया कि ये अभी भी यहाँ पर मुतमईन नहीं है, अभी भी और पैसा चाहिए। He wanted to sow more wheat, वो चाहता था कि और भी ज़्यादा गंदम उगाए, but had not enough land of his own for this purpose। फिर उसके लिए ज़्यादा उगाने के लिए उसके पास अपनी ज़्यादा ज़मीन थी नहीं, but had not enough land, so he rented extra land for 3 years। फिर उसने 3 सालों के लिए ज़मीन जो है ठीके पे ले ली। ज़मीन का उसने 3 सालों के लिए किसी और से ली, उधार पे, रेंट पे, ठीके पे ले ली। He might have gone on living comfortably, उसमें से भी वो कमा रहा था और वो सुकून से रह सकता था। जिस तरह हम कह सकते हैं कि अगर वो चाहता वो ऐश की ज़िंदगी गुजार सकता था, मगर मेरे बंदे ने मुल्क की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया और अब कैद में पड़ा है या अब कैद में है। तो ये सब चीज़ें वो अगर चाहता तो अपनी जो खुशी है, अपनी जो ये लाइफ है वो उसको सही नमूने से इधर गुजार सकता था, जी सकता था। मगर ही रेंटेड एक्स्ट्रा लैंड फॉर 3 years। फिर उसने 3 सालों के लिए ज़मीन ठीके पे ली। वो सुकून से रह सकता था मगर वो नहीं रहा। बट ही ग्रू टायर्ड ऑफ हैविंग टू रेंट अदर पीपल्स लैंड एवरी ईयर। फिर वो थक चुका था कि भाई हर साल उस ठीके का पैसा जो है वो मैं किसी और को दूं, फिर वो जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ निकाल कर ठीके के लिए उसको अलग बंदे को दे दूं। तो वो इन चीज़ों से थक चुका था, वो उसको मज़ा नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि मुझे अपनी ज़मीन हो। अब क्या हुआ, देन वन डे एक मरतबा ये हुआ कि अ पासिंग लैंड डीलर सेड ही वाज जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द लैंड ऑफ बशकीस। एक ज़मीन का जो कारोबार करने वाला बंदा होता है हम उसको लैंड डीलर कहते हैं। तो उसने लैंड डीलर से या एक ताजिर से ये सुना कि वो उसने कहा कि वो अभी अभी बशकीस एक कबीला है उनकी ज़मीन से वो अभी अभी लौटा है। उस ताजिर ने कहा वेयर ही हैड बॉट 30,000 एकर्स ऑफ लैंड, जिसने वहाँ पर 13,000 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो खरीदी है। अब ऑल ओनली 1,000 रबल्स, और 13,000 एकड़ सिर्फ उसने 1,000 रबल में खरीदी है। अब रबल जो है वो रशिया की करेंसी है। जिस तरह पाकिस्तान में 1 रुपया है इसी तरह रशिया में 1 रबल है। अब आपने नेट पर यह देखना है कि इस टाइम 1 रबल कितने रुपीस के बराबर है, फिर वो आपने मुझे कमेंट करने हैं ताकि मैं ये देख सकूं कि आपको मालूम हुआ कि या नहीं। अब उसके बाद उसने 1,000 रबल के अंदर, या हम इसको 1,000 रुपया कहें, उसके अंदर इसने 13,000 ज़मीन के एकड़ खरीदिए। ऑल वन नीड डू इज टू मेक फ्रेंड्स विद द चीफ्स, ही सेड। फिर उसने कहा कि मैंने ये ज़मीन कैसे खरीदी, वो अब तरीका बता रहा है। सिर्फ आपको ये करना है कि वहाँ का जो वडेरा है, वहाँ का जो सरदार है, वहाँ का जो सरबराह है, आपने उसके साथ दोस्ती करनी है बस। आई गेव अवे अबाउट 100 रबल्स वर्थ ऑफ ड्रेसिंग गाउन्स एंड कारपेट्स। उसने कहा कि मैंने गिफ्ट में, गेव अवे का मतलब गिफ्ट में,
100 रबल्स दिए। उस 100 रबल की कीमत के मैंने जो है ड्रेसिंग गाउन्स दिए, यानी कि जुबे वगैरह जो होते हैं, जो गाउन्स होते हैं, वो हमने उसको दिए। कारपेट्स यानी उसको मैंने कुछ कालीनें दी। बिसाइड्स अ केस ऑफ टी, एक चाय का एक बड़ा केस या एक समझें कि चाय का एक सेट दिया। एंड अनदर प्रीशियस गिफ्ट, और कुछ और भी कीमती गिफ्ट्स मैंने दी। एंड आई गॉट द लैंड फॉर लेस देन 2 पेंस एन एकड़। फिर मैंने इतनी जो ज़मीन 13,000 एकड़ ली। बाद में मुझे जो ज़मीन पड़ी आखिर में ओवरऑल, वो मुझे 1 एकड़ 2 पेंस में पड़ा। अब 2 पेंस क्या है? पेंस क्या है? पेंस दरअसल ऐसे है जैसे हमारे पास पैसा है। 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, और एक पैसा बराबर होता है 1/100 रुपये के। बहरहाल ठीक है। अब यहां पर यह कह रहा है कि ऐसे समझें कि मुझे 1 एकड़ 2 पैसों में पड़ा है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 रुपया 100 पैसों का है तो उसको जो है 50 एकड़ मिले सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 1000 के साथ, तो आपको मिल रहा है 50,000 जो रुपीज़ हैं या रबल्स हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हमने यहाँ एक और भी चीज़ आप समझ लें कि जो ये रबल है ये रशिया की करेंसी है, और इस रशिया के अंदर जो रुपए का पैसा है, यानी रशिया के अंदर जो रबल के अंदर जो रबल जिनका बना हुआ है, वो बना हुआ है कोपेक्स का। तो मतलब ये हुआ कि रशिया के जो पैसे हैं, जो पैसे के बराबर है, वो कोपेक हैं। तो 1 रबल जो बराबर है वो बराबर है 100 कोपेक्स ऑफ रशिया के। और ये जो लफ्ज़ पेंस है, ये पेंस 1 पाउंड के अंदर 100 पेंस पड़ते हैं। तो 1 पाउंड जो है, ये पाउंड जो है वो करेंसी है यूके और इंग्लैंड की। तो मतलब ये हुआ कि इसने उनसे जो ज़मीन खरीदी थी वो तो रशिया की करेंसी में खरीदी थी, मगर जब वो बता रहा है इस पहूम को कि मुझे 2 ऑन्स में 2 पेंस में 1 एकड़ पड़ा, तो वो समझें कि उसको इंग्लैंड वाली करेंसी में, यूके वाली करेंसी में उसको बता रहा है। तो अब आपने कन्वर्जन करनी है पाउंड की और पेंस की, और आखिर में आपने ये बताना है कि उसको जो है 1 एकड़ कितने में पड़ा। अगर आप 13,000 जो है एकड़ उसने खरीदे 1,000 रुपये में, तो उसको 2 पेंस में क्या एकड़ पड़ेगा या नहीं, क्या इसके जो इसने जो कैलकुलेशन की है वो क्या सही है या गलत है। अब आपने इसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपने मुझे कमेंट करनी है ताकि मैं देख सकूं कि कौन जो है वो बेहतरीन जवाब देता है। अब यहाँ पर जो पहूम है उसने ये सोचा कि मैं अगर वहाँ पर बशकीश के कबीले में जाता हूँ तो मैं देर नाउ वहाँ पर अभी थॉट पहूम ने सोचा आउट देयर आई कैन गेट मोर देन 10 टाइम्स एज मच लैंड एज आई हैव नाउ। मैं वहाँ पर आज जो मुझे अभी यहाँ पर ज़मीन है उससे मैं 10 गुना ज़्यादा में ज़मीन वहाँ पर ख़रीद कर सकता हूँ आउट देयर वहाँ पर। आई मस्ट ट्राई इट, मैं ज़रूर कोशिश करूँ, ट्राई करता हूँ। सो पहूम लेफ्ट हिज फैमिली, पहूम ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, एंड टू लुक आफ्टर द होमस्टेड एंड स्टार्टेड ऑन द जर्नी टेकिंग हिज सर्वेंट विद हिम। और पहूम ने छोड़ा और उनको कहा कि आप जो है अपने घर वगैरह का ख्याल करें, होम स्टेड वो जहाँ पर रह रहे हैं उसका ख्याल करें। एंड स्टार्टेड ऑन द जर्नी, सफ़र पर निकल पड़ा। अब ये सब चीज़ें बता रही हैं लालच, वांट फॉर मोर, ज़्यादा की चाहत। ऑन द जर्नी टेकिंग हिज सर्वेंट विद हिम, अपना एक नौकर लिया साथ में, अपना एक सर्वेंट लिया और चल पड़ा। दे स्टॉप्ड एट अ टाउन ऑन देयर वे, वो रास्ते में एक टाउन पर रुके, एक कस्बे में रुके। एंड बॉट ड्रेसिंग गाउन्स एंड कारपेट्स, फिर उन्होंने वहाँ पर उस कस्बे से, उस शहर से कुछ ड्रेसिंग गाउन्स भी खरीदे और कुछ कालीनें भी खरीदी, और अ केस ऑफ टी, एक चाय का केस भी खरीदा, और कुछ दूसरे प्रेजेंट्स। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ ये प्रेजेंट्स है इसका मतलब तोहफे है। एक लफ्ज़ है प्रेजेंट, इसका मतलब है हाल या मौजूदा टाइम, और प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट भी है। तो प्रेजेंट्स मीन्स बहुत सारी गिफ्ट्स उसने खरीदी। एज द ट्रेड्समैन हैड एडवाइज्ड हिम, जैसे उस ताजिर ने उसको मशवरा दिया था कि आपने चीफ के साथ दोस्ती करनी है, उसको आपने ये गिफ्ट देनी है, उसके बाद वो आपको ऑफर करेगा, आपने वो कबूल करनी है बस। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मोर देन 300 माइल्स, 300 माइल का सफर करने के बाद,
दे केम टू अ प्लेस वेयर द बशकीर्स हैड पिच्ड देयर टेंट्स। वो उस जगह पर बाला आखिर पहुंच गए जहां पर बशकीर्स ने अपने जो टेंट्स हैं, अपने जो खीमे हैं, वो पिच किए हुए थे, वो लगाए हुए थे। अब ये जो 300 माइल्स वाली बात है, 300 माइल्स कवर करने के बाद वो बशकीर्स के पास पहुंचे। अगर हम रशिया के हिसाब से देखें, चूंकि जो बशकीर्स हैं वो एक ऐसा कबीला है जो रशिया में रहते हैं, और वो बशकीर्स जो हैं वो तुर्क लोग हैं, और जिस तरह खाना बदोश हैं वो तुर्क कौम का एक कबीला है जो रूस में रहता है, उसको हम जो है वो बशकीर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की कि भाई उसने जो है बशकीर्स के पास वो पहुंचा 300 माइल कवर करके। अब जो डिस्टेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया है वो भी तकरीबन 3501 माइल है। अब ये बात यहाँ पर वाजे नहीं है कि ये कौन सी मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ वाजे है कि ये रशिया से बहुत दूर रह रहे हैं। बहरहाल 350 या 300 माइल्स उससे दूर रह रहे हैं, यानी कि तकरीबन इंग्लैंड के करीब। As soon as they saw पहुम, जैसे उन्होंने पहुम को देखा, they came out of their tents, वो जो लोग हैं जिन्होंने इसको देखा उनके हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो टेंट से अपने खीमों से बशकीर्स निकल आए, खाना बदोश जो तुर्क लोग थे वो निकल आए। एंड गैदर्ड अराउंड देयर विजिटर्स, और अपने विजिटर्स के अराउंड इकट्ठे हो गए, जिस तरह बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई नया आदमी आता है। दे गेव हिम टी एंड हैड हिम सर्व, उन्होंने इसको चाय दी पहुम को, और उसकी खिदमत चाकरी भी की सही नमूने से। विद मटन टू ईट, उसको गोश्त भी खाने के लिए दिया। पहुम टुक प्रेजेंट्स आउट ऑफ हिज कार्ट, फिर पहुम ने अपने कार्ट से, ये जो घोड़ा होता है, घोड़े के पीछे जो टांगा लगा होता है, इसको हम कार्ट कहते हैं, इस कार्ट में से अपने गिफ्ट निकाली। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम एंड टोल्ड देम ही हैड कम अबाउट सम लैंड, उनने डिस्ट्रीब्यूट की। फिर उसने उनसे कहा कि मैं कुछ ज़मीन के बारे में आया हूँ। अच्छा, द बशकीर seemed very glad and told him he must talk to their chief about it, वो तो बहुत खुश थे कि भाई ज़मीन तो उनको बेचनी थी, वैसे भी वो बेचने ही वाले थे, जिनको मुफ्त में मिलती है वो ऐसे ही करते हैं। तो बशकीर बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि फिर तो आपको हमारे चीफ से बात करनी चाहिए। ठीक है, द चीफ लिसन फॉर अ वाइल एंड सेड, चीफ के पास गए थे, चीफ ने उनको सुना। फिर सुनने के बाद चीफ लिसन फॉर अ वाइल, कुछ लम्हे के लिए, फॉर अ वाइल मीन्स कुछ टाइम में, थोड़े लम्हे में। जिस तरह कोई कहे कि भाई मुझे रिप्लाई करो, तो आप उसको कह सकते हैं आई एम रिप्लाइंग इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में रिप्लाई कर रहा हूँ। तो वाइल इन अ वाइल का मतलब है कि थोड़ी देर में। वेल लेट इट बी सो, पहुम उसने चीफ ने पहुम की सारी बात सुनने के बाद कि मैं ज़मीन खरीदने आया हूँ, फलां टीर मटीर जो भी चीज़ उसने कही, फिर उसके बाद ये जो आपके पास चीफ था उसने कहा वेल लेट इट बी सो, चलो ठीक है ऐसा ही होगा। लेट इट बी सो, ठीक है ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगा। लेट इट बी डन, चलो इसको ऐसे करते हैं। तो इस तरह से कुछ। चूज वट एवर पीस ऑफ लैंड यू लाइक, जो भी जमीन का टुकड़ा आपको चाहिए चूज करो, कोई मसला नहीं। वी हैव प्लेंटी ऑफ इट, हमारे पास बहुत है। अवर प्राइस इज ऑलवेज द सेम, हमारी जो कीमत है वो हमेशा 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 एक जैसी है। क्या अब जमीन है ये? अवर प्राइस इज ऑलवेज द सेम 1000 रबल्स अ डे, एक दिन के 1000 रबल्स, एक दिन के 1000 रुपए, जितनी चाहिए जमीन ले ले बस। पहुम डिड नॉट अंडरस्टैंड, पहुम समझा नहीं। एक दिन, व्हाट मेजर इज दैट, ये किस किस्म की नाप है? अब उनको तो ना स्केल का पता था, ना उनको नाप का पता था, ना उनको किलोमीटर या माइल या एकड़, कुछ भी उनको पता नहीं था। बस वो ये थे एक दिन का 1000 रुपया। उसको पहुम को समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन का 1000 रुपया का मतलब क्या है। तो हाउ मेनी एकर्स वुड दैट बी, अब ये जो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक दिन का 1000 रुपया, एक रात का 1000 नहीं कह रहा। ठीक है, तो एक दिन का जो 1000 रुपया है वो उसने उससे कहा। फिर उसके बाद पहुम को कुछ बात समझ नहीं आई, उसने कहा हाउ मेनी एकर्स वुड दैट बी, फिर एकड़ कितने होंगे? तो उसको क्योंकि बात समझ नहीं आ रही थी, तो एक दिन के 1000 रुपये, ये कौन सी कीमत है, ये कौन सी मेजरमेंट नाप है? वी डू नॉट नो हाउ टू रिकॉन इट आउट, हमें पता नहीं है कि इन चीज़ों को नापा किस तरह जाता है, या इन चीज़ों को जो है वो अंदाज़ा या हिसाब किसे किया जाए, हमें कुछ पता नहीं है भाई।
हमें सिर्फ ये पता है कि एक दिन का 1000 रुपया बस। वी सेल इट बाय द डे, हम जो भी चीज बेचते हैं जमीन, हम दिन के हिसाब से बेचते हैं। As much as you can go round on your feet in a day is yours। जितना भी आप एक दिन के अंदर पूरा जमीन का सर्किल में चक्कर लगा लेंगे, जो भी सर्किल उसमें जमीन आएगी वो जमीन आपकी। बस शर्त यह है कि जहां से आपने सर्किल शुरू किया है वहां पर खत्म करना है। अब इस तरह कि ये जो जमीनें हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं, आप यहाँ ग्राफ देखें साइड में, यहाँ से अगर शुरू हुआ है तो उसके अराउंड इर्द गिर्द चौधारी वो आके फिर उसने सेम जगह पर स्पॉट पर आना है। तो जो भी उसके अराउंड जमीन बीच में आएगी वो उसकी हो गई। एक दिन में उसने जहां से शुरू करना है उसी जगह पर वापस आना है, ये उसको शर्त था। तो पहुम सरप्राइज, पहुम तो बड़ा सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ कि यार ऐसे भी होता है, ये तो मुझे पहले बताते आप। बट इन अ डे, मगर एक दिन के अंदर, यू कैन गो राउंड अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, गो गेट राउंड। अब ये जो लफ्ज गेट राउंड है, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि गो राउंड, ट्रेवल अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये सर्किल के आपने अराउंड या सर्किल में चलना है। तो इस हिसाब से उनने उसको कहा जो भी आपको ट्रैक्ट ऑफ लैंड चाहिए, जो भी हिस्सा, जो भी एरिया, जहां भी चाहिए, बस सर्किल में आपने या स्क्वायर में या जो भी बाउंड्री है उसमें आपने कवर करना है। देयर इज वन कंडीशन, यहां पर एक शर्त है। अब वो क्या शर्त है? इफ यू डोंट रिटर्न ऑन द सेम डे टू द स्पॉट व्हेंस यू स्टार्टेड, योर मनी इज लॉस्ट। अगर आप एक ही दिन के अंदर जिस स्पॉट से आपने, जिस पॉइंट से आपने शुरू किया है, उस पॉइंट पर वापस अगर नहीं आ गए एक दिन के अंदर, तो आपके पैसे जाया। बट हाउ एम आई मार्क द वे दैट आई हैव गॉन। अब इसने ये नहीं पूछा कि क्या कोई कर भी पाता है, क्या किस तरह किया जाएगा, उसने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया, बस उसके दिमाग में कुछ और घूम रहा था। तो उसने एडवांस में सवाल ही उल्टा दूसरा किया। सवाल क्या किया? बट हाउ एम आई टू मार्क द वे दैट आई हैव गॉन, मगर मैं जो जो रास्ता चलता जाऊंगा, मैं उस रास्ते को निशान कैसे लगाऊं कि ये मेरी जमीन है। Why we shall go to any spot you like, क्यों we shall go to any spot you like, जिस भी स्पॉट पर, जिस भी जगह पर आप जाना चाहेंगे हम आपके साथ जाएंगे, एंड स्टे देयर, और वहां पर जो स्पॉट है वहां पर हम रहेंगे। यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्पॉट, आपने उस जगह से, उस पॉइंट से स्टार्ट करना है, एंड मेक यूर राउंड, और आपने अपना जो चक्कर है वो पूरा करना है। टेकिंग अ स्पेड विद यू, आपने अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेनी है। वेयर एवर यू थिंक नेसेसरी, जहां पर आपको समझ आए कि जरूरी है, मेक अ मार्क, वहां पर आप निशान बनाओ, निशान लगा देना। एट एवरी टर्निंग, जहां से भी आप सीधा जाएं फिर इधर मुड़े, तो जहां से आप मुड़ रहे हो वहां पर आपने जो है वो निशान लगाना है। मिसाल के तौर पर अगर ये कह रहा है कि भाई आप यहां तक आए, फिर आप दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो यहां पर निशान लगा के फिर दूसरी तरफ जाएं, फिर दूसरी तरफ यहां पर निशान लगा के फिर तीसरी तरफ जाएं, यहां पर निशान लगा के फिर चौथी तरफ जाएं। तो इस तरह वो उसको कह रहे थे कि आपने इस तरह करना है, ठीक है। एट एवरी टर्निंग, हर टर्निंग पर, हर मोड़ पर, डिग अ होल, आपने वहां पर एक होल खोदना है, एक सुराख खोदना है। एंड पाइल अप द टर्फ, वहां पर जो जमीन पर पड़ा हुआ घास है वो आपने उसमें घास डालना है, ढेरा लगाना है। पाइल अप का मतलब होता है ढेरा, ढेर लगाना। तो जिस तरह एक किताब के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा होता है ना, उसको हम पाइल अप कहते हैं। तो टर्फ, आप जो भी उसमें घास हो या घास वाली जो मट्टी वगैरह हो, तो आप वहां पर वो गड्ढे में गड्ढा खोद कर वो उसमें आप लगा दें, वहां पर आप पाइल अप कर दें, क्योंकि हवा वगैरह से वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। देन आफ्टरवर्ड्स, फिर उसके बाद वी विल गो राउंड विद अ प्लो फ्रॉम होल टू होल, फिर उसके बाद हम जो है वो जहां जहां से आप निशान लगाए होंगे, फिर हम एक होल से लेकर दूसरे होल तक, दूसरे होल से लेकर तीसरे तक, तीसरे होल से लेकर चौथे, और चौथे से फिर सेम तक हम जो है पूरा प्लो कर देंगे। बीच में समझे कि एक खड्डा हम लगा देंगे, जहां जहां से आपने एक खड्डे और दूसरे खड्डे के बीच में हम बड़ा खड्डा दूर कनेक्ट कर देंगे उनको बाद में, जैसे आप वापस आ जाएंगे। बहरहाल आपने खड्डों वाले निशान लगा देने ताकि खड्डे से खड्डा, खड्डे से खड्डा हम मिला सकें। यू मे मेक अ लार्ज अ सर्किट एज यू प्लीज, जितना आप सर्किट बड़ा बनाना चाहें, इलाका बनाना चाहें, बना सकते हैं। एज यू प्लीज, यहाँ पर प्लीज का मतलब खुश है, जितना आप
को खुश हो, जितना आप खुश हो बर कर सकते हैं। बट बिफोर द सन सेट्स, मगर सूरज के डूबने से पहले, यू मस्ट रिटर्न टू द प्लेस यू स्टार्टेड फ्रॉम, आपने उस जगह वापस आना है जहां से आपने शुरू किया था। ऑल द लैंड यू कवर विल बी यूअर्स, जो भी जमीन आपने कवर की है वो आपकी हो जाएगी। पहूम वॉज डिलाइटेड, पहूम बहुत खुश हो गया। इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, ये फैसला हुआ, ये डिसाइड हुआ कि हम सुबह जो दूसरी आ रही है, दूसरे दिन की सुबह को बिल्कुल सवेरे शुरू करेंगे ये काम करना। Bashkirs gave Pahom a feather bed to sleep on, and they dispersed for the night, promising to assemble the next morning at daybreak. फिर जो उसके साथ बशकीर थे उन्होंने फीदर बेड उसको दिया, परों से बना हुआ जो बेड है उसके अंदर जिस तरह आप देखते हैं ना कि पुराने या जो होते हैं कंबल्स वगैरह या ब्लैंकेट्स होते हैं, तो उनके अंदर फीदर पड़े होते हैं, परिंदों के जो फीदर्स होते हैं, जो पर हैं वो अंदर लगे होते हैं ताकि उसको गर्म कर सकें, उसको नरम कर सकें। आजकल तो फोम वगैरह आ गए, तो फीदर बेड उसको दे दिए, बट कुड नॉट स्लीप। अब उसके ऊपर भी उसको आराम नहीं आया। आराम क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि वो तो दूसरे दिन बड़े ख्वाब देख रहा है, अब आराम कैसे आए? ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द लैंड, वो ज़मीन के बारे में सोच रहा था। until he saw through the open door that the dawn was breaking, अब जब तक ये उसने देखा दरवाजे के बाहर से कि जो डान है, जो सुबह है, जो सुबह सादिक है, तुलू आफ्ताब है, वो होने वाला है, वाज ब्रेकिंग, वो शुरू होने वाला। इट वाज टाइम टू गो टू स्टीप टू मेजर द लैंड, अब वक्त आ गया है कि हम जो है उस चाढ़ी पर जाएं, स्टीप पर जाएं, मैदान पर जाएं, ज़मीन को मेजर करने, मापने। ही सेड द बशकीर्स असेंबल एंड द चीफ केम टू, उसने कहा बशकीर्स इकट्ठे हो गए। असेंबली होती है ना, असेंबली, असेंबली में बच्चे क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। असेंबली नाउन है, असेंबल वर्ब है, इसका मतलब इकट्ठे होना। असेंबल्ड इकट्ठे हुए, ये उसका पास्ट है। तो ये सारे जो है असेंबल्ड हुए, इकट्ठे हुए। एंड द चीफ केम टू, और चीफ और जो सरदार था वो भी आ गया। पहूम टुक ए स्पेड, पहूम ने कुल्हाड़ा लिया या कुल्हाड़ी ली, विद हिम, अपने साथ। व्हेन दे रीच द स्टीप, जैसे ही वो मैदान में पहुंच गए, द मॉर्निंग रेड वाज बिगनिंग टू किंडल, जो सुबह की जो रोशनी होती है वो रेड होती है, जिस तरह सूरज निकल रहा होता है या शाम को भी रेड होता है। तो मॉर्निंग की जो रेड थी, सुबह की जो सुबह सादिक की जो एक जर्दपन था वो निकल चुका था। बिगनिंग टू किंडल, वो उभरने वाला था। दे असेंडेड अ हिलॉक एंड असेंड, असेंड का मतलब ऊपर चढ़ना होता है, डिसेंड का मतलब नीचे उतरना होता है। असेंडेड अ हिलॉक एंड डिसमाउंटिंग फ्रॉम देयर कार्ट्स एंड देयर हॉर्सेस, वो ऊपर चाढ़ी पर या चोटी पर या छोटी चाढ़ी पर चढ़े। डिसमाउंट हुए, उतरे। कहाँ से उतरे? अपने जो गाड़े लेकर आए थे गार्ड्स, उनसे उतरे। एंड देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों से भी उतरे। गैदर्ड इन वन स्पॉट, उस एक जगह पर इकट्ठे हुए सारे। द चीफ केम अप टू द पहूम, चीफ पहूम के पास आया। एंड स्ट्रेट आउट हिज आर्म टुवर्ड्स द प्लेन, और उसकी आर्म जो है, जो उसकी बाजू जो है उसको स्ट्रेच किया टुवर्ड्स द प्लेन, उस मैदान की तरफ। सी, देखो उधर, उस तरफ देखो। सेड ही, उसने कहा, ऑल दिस, ये सारी की सारी, एज योर आई कैन रीच, जहां तक आपकी आंख जा सकती है, इज अवर्स, ये सारी की सारी हमारी है। जहां तक आपकी आंखों की रोशनी ओझल भी हो रही है, वो सारी की सारी जमीन इर्द गिर्द देखें, वो सारी की सारी हमारी है। यू मे हैव एनी पार्ट ऑफ इट यू लाइक, जिस भी तरफ जहां भी आप जाना चाहें जा सकते हैं और आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहूम्स आई ग्लिसेंड, पहूम की आंखों में ग्लिसेंड आ गया, उसकी आंखों में जो है वो एक किस्म की क्या कहते हैं कि भाई लालच उसके अंदर आंखों में टपकने लग रही थी। इट वॉज ऑल फर्टाइल सॉइल, जो भी आप जमीन देख रहे हैं सारी की सारी जरखेज है। एज फ्लैट एज हैंड्स पाम, वो इतनी सीधी है जैसे हाथ की जो पाम है वो सीधी है। एंड इन द हॉलोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस ग्रीव ब्रीस्ट हाई, और यहाँ पर ये जो हॉलोज हैं, जो खाली खाली ये जगह हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के घास उगते हैं। ब्रीस्ट हाई, यहाँ चेस्ट तक, सीने तक आते हैं। ऐसे नहीं है कि वो जरखे ज़मीन है, जरखे इतनी है कि अगर आप उसमें इंसान भी बोएं तो वो भी ऊपर निकल आए।
अब यहाँ पर एक बात याद आती है कि जब अंग्रेज़ इस हमारे सिंध मुल्क के सिंध सूबे से या हमारे मुल्क पाकिस्तान से जा रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने सोचा कि हम तो वैसे भी जा रहे हैं, क्यों ना हम अपने जैसे लोग इन अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दें। फिर उन्होंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है। फिर उस टाइम जो उनके चापलूस थे, फिर उन टाइम जो उनकी ख़बर देते थे उनको कि भाई आज मुसलमान या आज यहाँ के लोग या आज ये हुर या आज ये जो दूसरे कबीले हैं, सिंधी कबीले या जो बलोच कबीले हैं या जो पंजाबी या पश्तो पठान सराइकी हैं, वो आपके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो वो क्या करते थे, हर कौम का कोई ना कोई तो ज़रूर मतलब मछली, गंदी मछली हर तालाब में होती है, तो वो जाते मुखबरी करके अंग्रेज़ों को बताते। अंग्रेज़ हालांकि उनकी इज़्ज़त तो नहीं करते थे, वो उनकी टके वाली इज़्ज़त होती थी उनके पास तो, लेकिन जब वो जा रहे थे तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो 4-5 चंद गद्दार लोग जो हर कौम में मौजूद हैं, क्यों ना ये ज़मीन हम इनको दे दें जो हम जा रहे हैं। फिर जो भी सरकारी ज़मीन जो आवाम के हाथ में नहीं थी या जो थी भी, तो उन्होंने क्या किया कि कहा उनको कि भाई आप ऐसे करें, आप यहाँ घोड़ा दौड़ाएं। फिर घोड़ा दौड़ा के आपने सर्किल करना है, बिल्कुल इसी की कहानी रशिया वाली है जो कहानी है, बिल्कुल ऐसे करवाया। एक जगह से घोड़ा उठा, उसने पूरा सर्किल कवर किया, फिर वो अपनी जगह पर पहुंचने वाला था कि घोड़ा गिर गया। अब फिर उसने क्या किया कि हालांकि उस तक उसकी ज़मीन थी, जहां तक घोड़ा गिर गया उसको ये कंडीशन नहीं थी कि आपने वापस लौटना है। उसने कहा कि भाई जहां तक जाते रहें आपकी जो है वो ज़मीन है। फिर उसने क्या किया कि घोड़े को घसीटा और घसीट कर उस जगह तक पहुंचाया। अब वो इलाका जहां पर घोड़े को घसीटा गया था, आज उसको घसीटापुर कहा जाता है, यानी कि उसको आज सिंधी में कहा जाता है गेहलापुर। गेहलापुर का मतलब है कि उस बंदे ने जहां पर घोड़ा गिरा था और उसने घसीट कर जगह तक पहुंचाया था, तो उस इलाके को घसीटापुर कहा जाता है, यानी कि गेहलापुर कहा जाता है। अब अभी तक वो जो लोग हैं हमारे और सिंध और ये जो कबाइल इलाके हैं उनके ऊपर मुसल्लत हैं, ये अंग्रेज़ों के ही मुसल्लत किए हुए हैं। ये किसी कौम के, किसी मुल्क के वफादार नहीं थे, उस टाइम भी आपके नहीं थे, आज भी नहीं है और होंगे भी नहीं, और ये आपने जो है वो समझ लेना है। इसीलिए आज अगर आप सोचेंगे तो ये छोटे छोटे अंग्रेज़ हैं जो हमारे ऊपर हर जगह पर मुसल्लत हैं किसी न किसी सूरत के अंदर, या फिर कोई वो अपने जैसे सियासतदान छोड़ गए, अपनी जो वो है ड्रेसिंग छोड़ गए। अब अगर आप देखें कि कोर्ट वगैरह में क्या होता है कि तो जो कायदे-आज़म वाली ड्रेस होती है वो हम एक पटे वाले को, एक चौकीदार को, एक बैलिफ वगैरह को पहना के हम उसको खड़ा कर देते हैं मुख्तलिफ सरकारी जगहों में। लेकिन जो अफसर बंदा है उसको जो ड्रेस है वो कायदे-आज़म वाली नहीं पहनाई जाती है, उसको ड्रेस वो पहनाई जाती है जो अंग्रेज़ों की थी। इसका मतलब इंटरनली हमारी साइकोलॉजी को ऐसे बनाया गया है कि भाई आपकी जो ड्रेस जो कायदे-आज़म वाली थी या जो आपकी अपनी इलाकाई जो ड्रेस है, अपना जो आपका इलाकाई कल्चरल जो ड्रेस है, वो सही नहीं है। वो जो पहनेगा वो पट्टे वाला है, वो नायब कासिद है, वो कम ज़ात वाला है या फिर कम रुतबे वाला है। और जो पैंट शर्ट पहनेगा और जो अंग्रेज़ों वाला लिबास पहनेगा वो जो है ऊपर है, और वो जो उसका दर्जा है वो ज़्यादा है। तो ये हमारी साइकोलॉजी को माइंड वाश करके फिर वो यहाँ से चले गए। हालांकि आज हमें जो है वो अभी कुछ सालों में 80 साल होने वाले हमारी आज़ादी को, लेकिन 100 सालों गुजरने में हमें और 20 साल हैं, लेकिन आज तक हमने उनकी जो ब्रेन वाश किए हुए वास्ट माइंड है वही हमने लिए हुए हैं। बहरहाल इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, अब अंग्रेज़ी की ज़ुबान को पढ़ते हैं। कहाँ से हमने छोड़ा था? अब द चीफ टुक ऑफ हिज फॉक्स फर कैप, जो चीफ था, जो सरदार था, उसके माथे पर एक टोपी थी, जिसके टोपी के ऊपर जो लगे हुए फर था, लगे हुए जो बाल थे वो फॉक्स के थे, इसलिए उस कैप को हम फॉक्स फर कैप कहते हैं। फर हम उसको कहते हैं जिसके ऊपर बाल वगैरह लगे हुए हैं। फॉक्स फर कैप मतलब लुमड़ी के उसके कैप के ऊपर बाल लगे हुए थे। प्लेस्ड इट ऑन द ग्राउंड, उसने उतार कर ग्राउंड पर रखा, एंड सेड, और फिर कहा, दिस विल बी द मार्क, ये जहां पर मैंने टोपी रखी है, जहां पर मैंने आपको टोपी रखी है, ये जो है निशान है। यानी कि यहाँ पर उसको जो है मंगवा कर उसने उसको ऐसे समझे कि टोपी पहनाई है, अब वो उसने यहाँ पर नीचे टोपी रखी, अब ये टोपी निशान है, आपने यहाँ से शुरू करना है, मेरी पग से शुरू करना है और यहाँ तक वापस आना है। स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड रिटर्न हेयर अगेन, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ पर वापस आ जाएं। बिफोर द सनसेट, सूरज डूबने से पहले, ऑल द लैंड यू गो राउंड शेल बी रोज, जो भी जमीन आप
सराउंडिंग में चौधारी कवर करके आएंगे, वो सारी की सारी आपकी है। पहूम टुक आउट हिज मनी, उसने अपने पैसे निकाले, एंड पुट इट ऑन कैप, उसने वो जो कैप रखी थी उस स्पॉट पर वो सारे पैसे निकाल कर, जैसे जुआरी निकालते हैं उसमें टोपी में रखे, उस कैप में रखे। देन ही टुक ऑफ हिज आउटर कोट, फिर उसने अपना जो आउटर कोट था वो उतारा, रिमेनिंग इन स्लीवलेस अंडर कोट, फिर अपनी जो उसका अंडर कोट था छोटा सा जो कि बगैर आस्तीन के था, स्लीवलेस था, स्लीव्स उसमें नहीं थी, वो पहना, वो रखा, पहने रखा। ही अनफास्टेंड, फास्टन का मतलब होता है बांधना, तभी तो फास्ट मतलब रोजा बांधना होता है, रोजा होता है। फास्टन मतलब बांधना, अनफास्टन मतलब बांधी हुई चीज को खोलना। अनफास्टेंड हिज गिर्डल, अब गिर्डल जो होता है वो इधर जो आप देखते हैं ना कि जो कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी खेलते टाइम अपने कमर में कुछ ना कुछ वो बांधते हैं जो रस्सी, हम उसको बेल्ट कहते हैं, तो वो बेल्ट ये गिर्डल है। तो वो उसको पहना हुआ था, वो गिर्डल भी उसने अनफास्टन किया, उतारा, एंड टाइड इट टाइट, उतार कर फिर उस कमर वाले बेल्ट को टाइट किया, टाइट, टाइट का मतलब बांधना और टाइट का मतलब मजबूत, मजबूती से उसने बांधा, टाइड इट टाइट। अब ये जो लफ्ज हैं इनको आप समझते जाए। बिलो इज स्टमक, अपने पेट के नीचे। पुट अ लिटिल बैग ऑफ ब्रेड, और एक छोटी सी रोटी की बैग उठाई, इनटू द ब्रेस्ट ऑफ हिज कोट, अपने कोट के ब्रेस्ट में उसको रखा, एंड टाइंग अ फ्लास्क ऑफ वाटर टू हिज, एंड टाइंग अ फ्लास्क ऑफ वाटर टू हिज गिडल, फिर उसने अपना जो गिडल था, जो अपना उसका वो बेल्ट था, उस बेल्ट में पानी की बोतल को अंदर डालकर उसको उधर बांध दिया। अब ये जो लफ्ज टाई है, टाई की स्पेलिंग है TIE, टाई मतलब बांधना, ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप इसका इंग फॉर्म करना, पास फॉर्म करना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइड, TIED मतलब बांधना। अगर आप चाहते हैं कि इसका फोर्थ फॉर्म करें तो फोर्थ फॉर्म टाइड का TIEING नहीं होगा, ये गलत है। अमेरिकन में भी, अमेरिकन इंग्लिश में भी और ब्रिटिश इंग्लिश में भी, दोनों में गलत है। जो सही है दोनों में वो है TYING, टाइंग, ये फोर्थ फॉर्म इसका सही है, मतलब बांधने का फोर्थ फॉर्म। तो उसने टाई किया, जो है क्या किया, टाई, फ्लास्क का वाटर, वाटर की एक बोतल। ही ड्रू अप, उसने जूते जो थे उनके जो तस्मे थे उनको ड्रू अप किया, उनको कसे, जूतों के जो तस्मे होते हैं उनको कसे उसने, उनको जो है सिंधी में हम कहते हैं उनके सुक्क के। द टॉप्स ऑफ हिज बूट्स, उसने उसके जो बूट के जो टॉप्स थे, जो ऊपर वाली जूते की ऊपर वाले जो तस्मे थे वो उसने कसे उनको। टुक द स्पेड, कुल्हाड़ा लिया उसके अपने मैन से, अपने सर्वेंट से, एंड स्टूड रेडी टू स्टार्ट, और स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब यहाँ से एक और बात भी आपने समझनी है कि इसने अपने सर्वेंट से ये सारा काम लिया और खुद ज़मीन में चल रहा है। हालांकि ये कर सकता था कि सर्वेंट को कहता कि आप जाओ, लेकिन यहाँ पर आपको एक कहानी से सबक मिलता है कि जो बंदा काम करना चाहता है, जो बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो वो मैदान में खुद उतरता है। गलत बातें इसकी ज़रूर हैं लेकिन कुछ इसकी अच्छी बातें भी हैं। तो एंड स्टूड रेडी टू स्टार्ट, ही कंसीडर्ड फॉर सम मोमेंट्स विच वे ही हैड बेटर टू गो, फिर जैसे वो जगह तो थी, पॉइंट तो उसने फिक्स कर दी थी, अब वो इधर उधर देख रहा था कि मैं इधर जाऊं, ईस्ट जाऊं, वेस्ट जाऊं, नॉर्थ जाऊं, साउथ जाऊं, किधर जाऊं। जहां वो देख रहा था इट वॉज टेम्परिंग एवरीवेयर, उसको हर तरफ लालच हो रही थी कि यहाँ भी जाऊं, यहाँ भी जाऊं, यहाँ भी जाऊं, लेकिन बंदा तो एक था, जा तो सिर्फ एक ही तरफ सकता था। नो मैटर, खैर कोई मसला नहीं। ही कंक्लूडेड, उसने फैसला किया, आई विल गो टुवर्ड्स द राइजिंग सन, जहां सूरज उभर रहा है मतलब ईस्ट की साइड, वो उधर चलना शुरू हुआ, राइजिंग सन की तरफ जा रहा है। तो ये इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की साइड जा रहा है। He turned his face to the east, उसने अपना जो चेहरा था वो जो ईस्ट की तरफ किया। Stretched himself, मशरिक की तरफ किया। Stretched himself, अपने आप को स्ट्रेच किया, जिस तरह दौड़ने से पहले आदमी जो है वो इधर उधर, या जो कोई आदमी लड़ने जाता है तो इस तरह से जो है वो करता है, तो इसने अपने आप को स्ट्रेच किया। एंड वेटेड फॉर द सन टू अपीयर अबव द रिम, और इंतज़ार किया कि जो सूरज है वो सिर्फ ऊपर उठे, बस मतलब सूरज अभी निकल रहा था, अभी वहां पर लाल रोशनी थी, सूरज ने अपनी जो मुखड़ा है, अपना जो चेहरा है वो ऊपर नहीं निकाला था, सिर्फ वो कह रहा था कि थोड़ी भी रिम, थोड़ी भी जगह बस सूरज की ऊपर आए तो मैं अपना सफर शुरू करूं। आई मस्ट लूज नो टाइम, मैं अपना कुछ भी टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहता। ही थॉट, उसने सोचा, एंड इट इज़ ईजियर वॉकिंग वाइल इट इज़ स्टिल कूल, वो कह रहा था कि जैसे अगर मैं सुबह सुबह
निकलूंगा तो ये मेरे लिए आसान हो गया कि ठंड में सारा काम कर लूंगा। द सन्स रेज एड हार्डली, जो सूरज के रेज थे वो मुश्किल से, हार्डली का सिनोनिम है स्केर्सली, मुश्किल से, जो सूरज के जो रेज थे वो मुश्किल से फ्लेज्ड अबव द होराइजन। अब ये जो सूरज जहाँ से निकलता है, यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया था, बिल्कुल नीचे है, ये है, ये जो यहाँ से सूरज निकल रहा है, तो जहाँ से सूरज निकल रहा होता है तो हम उसको होराइजन कहते हैं, ओरिजन या कहते हैं, ठीक है। तो सूरज अपने उस होराइजन से अब जो है वो निकलने वाला ही था। बिफोर पहुम, पहुम के सामने, कैरिंग द स्पेड ओवर हिज शोल्डर, अपनी कुल्हाड़ा अपने कंधे पर रखा, वेंट डाउन इनटू द स्टीप, फिर मैदान में चला गया। पहुम स्टार्टेड वॉकिंग नीदर स्लोली नॉर क्विकली, ना वो तेजी से जा रहा था ना वो स्लो जा रहा था। आफ्टर हैविंग गॉन 1,000 years ही स्टॉप, 1,000 yards, 1000 yards कवर करने के बाद वो आखिरकार रुक गया। डग होल, उसने एक होल को जो है वो डग किया, होल को मतलब डग किया उसने, एंड प्लेस्ड पीसेस ऑफ टर्फ, उसने फिर वहाँ पर जो घास था वो उस होल में रखे ताकि वो वहाँ से निशान पक्का रहे, वो इधर उधर न जाए, और वन ऑन एनदर, एक दूसरे के ऊपर रखे, एंड मेक इट मोर विजिबल, और उसको विजिबल रखा ताकि दिख सके जब हम लास्ट में फाइनल बाउंड्री बनाए। देन ही वेंट ऑन, गो ऑन, फिर उसने जारी रखा अपना सफ़र, एंड नाउ दैट ही हैड वॉकड ऑफ हिज स्टिफनेस, फिर अब जो है वो वॉकड ऑफ कर रहा है, वो चल रहा है, ख़त्म कर रहा है, या चल के ख़त्म की उसने स्टिफनेस जो थी उसकी, मतलब उसकी जो चुस्ती थी वो अब उसकी जो सख्ती थी या उसकी जो अकड़ थी वो अब थोड़ी बहुत ख़त्म हो चुकी है। ही क्विकेंड हिज पेस, उसने फिर अपनी जो पेस है, जो रफ्तार है, स्पीड का मतलब दूसरा लफ्ज़ है पेस, तो ही क्विकेंड हिज पेस, अपनी जो उसकी पेस है वो उसने बढ़ाई। आफ्टर वाइल ही डग एनदर होल, कुछ टाइम के बाद इसने एक दूसरा गड्ढा खोदा। पहुम लुक्ड बैक, पहुम ने पीछे देखा। द हिलॉक कुड बी डिस्टिंक्टली सीन इन द सनलाइट, उसने देखा पीछे जो बहुत आगे आ चुका था ईस्ट में, तो अब वो पीछे देख रहा है। अब जब पीछे देख रहा है तो वो कह रहा है कि वो मुझे हिल लॉक जो है वो दिख रही है, चोटी या नहीं दिख रही, तो वो उसको नहीं दिख रही थी, डिस्टिंक्टली उसको दिख रही थी दूर से, इन द सनलाइट, सूरज से, विद द पीपल ऑन इट, वो देख रहा था कि कुछ लोग उसके ऊपर हैं। एंड द ग्लिटरिंग टायर्स ऑफ द कार्ट व्हील्स, और जो बहुत दूर से जब देख रहा था तो उस पहाड़ी की चोटी पर जो उन्होंने जो उन्होंने कार्ट्स रखे थे, जो वो उनके जो टायर्स थे वो कुछ ऊपर से दूर से चमक रहे थे, व्हील्स। एट रफ गेस, उसने एक रफ अंदाज़ा लगाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंदाज़ा लगाया और कंक्लूड किया दैट ही हैड वॉक्ड 3 miles, उसने तकरीबन 3 माइल कवर कर लिए हैं। इट वॉज ग्रोइंग वार्मर, अब जो है वो गर्मी हो रही थी। ही टुक ऑफ हिज अंडरकोट, उसके ऊपर जो अंडरकोट पहना हुआ था वो भी उसने उतारा। फिलिंग इट अक्रॉस हिज शोल्डर्स, उसको फिलिंग किया अपने शोल्डर पर, जिस तरह हम रुमाल उठाकर या जो हैंड करचीफ है वो उठाकर हम अपने कंधे पर रखते हैं, उसको हम कहते हैं फिलिंग इट अक्रॉस हिज शोल्डर। एंड वेंट ऑन अगेन, फिर आगे चलना शुरू हुआ। इट हैड ग्रोन क्वाइट वार्म नाउ, अब जो है बहुत गर्मी हो चुकी है। ही लुक्ड एट द सन, उसने सूरज को देखा। इट वाज टाइम टू थिंक ऑफ ब्रेकफास्ट, अब वक्त आ चुका था कि वो थोड़ा जो है ब्रेकफास्ट के बारे में सोचे, थोड़ा नाश्ते के बारे में सोचे। द फर्स्ट शिफ्ट इज डन, पहली शिफ्ट अब खत्म हो चुकी है। बट देयर आर 4 in a day, मगर उसको 4 जो है वो डे के अंदर करने हैं। एंड इट इज टू सून येट टू टर्न, और उसने सोचा कि अभी अगर मैं इस तरफ टर्न लगाऊं, क्योंकि वो स्क्वायर बना रहा था, मतलब ईस्ट जा रहेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, स्क्वायर में 4 साइडें जैसे होती हैं, तो ये स्क्वायर बनाना चाहता था, बिल्कुल सर्किल की तरह ये नहीं था, लेकिन ये एक किस्म का स्क्वायर बनाना चाह रहा था। तो उसने स्क्वायर का मतलब एक लाइन किया था, तो वो कह रहा था कि अब जो है और भी मतलब जल्दी होगी अगर मैं जल्दी मैंने टर्न लगा दिया। बट आई विल जस्ट टेक ऑफ माई बूट्स, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बूट्स उतारूंगा। सेड ही टू हिमसेल्फ, ही सेट डाउन, कुछ टाइम ये बैठा। टुक ऑफ हिज बूट्स, अपने बूट उतारे। स्टक देम इनटू हिज गिडल, जो उसका गिडल था जहाँ पर उसने पानी की बोतल रखी थी, बेल्ट में बांधी थी, उसने वो बूट भी उसके अंदर रखे, उसमें बांधे रस्सी में या बेल्ट में। एंड वेंट ऑन इट, फिर वो अगेन जारी हुआ। इट वॉज इजी वॉकिंग नाउ, अब उसको कुछ सही महसूस हो रहा था,
क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर नेचुरल पैरों के साथ घूमने में उसको मज़ा आ रहा था। आई विल गो ऑन फॉर another 3 माइल्स। उसने कहा कि अब ये जो मैं ईस्ट में 3 माइल आया हूँ, बजाय कि मैं इधर मुड़ने 3 माइल में अब और कवर कर लेता हूँ, क्या कोई मसला तो नहीं है ना, थॉट ही, एंड देन टर्न टू द लेफ्ट। फिर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। अब ईस्ट में जा रहा था, 3 माइल कवर कर चुका था, फिर 3 माइल के बाद 3 और करना चाह रहा है ईस्ट में, मतलब वो उस चोटी से 6 माइल आगे जाना चाह रहा है। 6 माइल के बाद वो चाह रहा है कि मैं लेफ्ट पर जाऊंगा। अब जो बंदा ईस्ट में जाता है तो उसका लेफ्ट क्या होता है, सोचें, उसका लेफ्ट होता है नॉर्थ। तो फिर वो कह रहा था कि मैं नॉर्थ पर जो है वो जाऊंगा, ठीक है। एंड देन टर्न टू द लेफ्ट, फिर मैं लेफ्ट में जाऊंगा, ये सोचा उसने। दिस स्पॉट इज सो फाइन, ये जो स्पॉट है, ये जो जगह है बहुत अच्छी है, दैट इट वुड बी अ पिटी टू लूज, ये मुझे दर्द होगा, मुझे जो बात है वो गलत लगेगी कि अगर मैंने इसको ज़ाया कर दिया। द फर्दर वन गोज, फिर थोड़ा आगे जाता है, द बेटर द लैंड सीम, जैसे जैसे उसको बेहतर ज़मीन दिखने लगती है। अब यहाँ से ये बात हमें पता चल रही है कि जैसे जैसे हमें ख्वाहिशात मिलती जाती हैं तो हम अपने मंजिल मकसूद की तरफ जाने के बजाय, जहाँ पर हमें कहा गया होता है कि आपने वापस जाना है, हम वहाँ पर वापस नहीं जाते, डिज़ायर्स को फॉलो करते करते बहुत आगे चले जाते हैं, इतना कि हम उस खुदा को जिसने हमें बनाया उसको भी भूल जाते हैं। He went straight on for a while, वो कुछ लम्हे के लिए सीधा गया, सामने गया, and when he looked round, जब उसने राउंड देखा, the hillock was scarcely visible and the people on it looked like black ants, और वो अब इतना आगे जा चुका था कि he was scarcely visible, कि जो लोग थे, जो चोटी थी, वो मुश्किल से विजिबल थी, मुश्किल से जो है हद्दे निगाह में उसको आ रही थी। And it looked like a black ants, वो बहुत दूर से वो लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे छोटी छोटी कीड़े मकोड़ियाँ हों। And he could just see something glistened there in the sun, फिर वो उसने कुछ सूरज में देखा कि वहाँ पर कुछ मतलब थोड़ी बहुत ढलांग है, चमक चमक है। thought Pahom, I have gone far enough in this direction, मैं तो यार इस डायरेक्शन में बहुत आगे आ चुका हूँ। इट इज़ टाइम टू टर्न, आओ वापस चलते हैं। मतलब जब आदमी ख्वाहिशात को इस्तेमाल करते करते बहुत आगे जा चुका होता है तो फिर वो वहाँ पर जाके पछताता है, फिर वहाँ से वापस जाना होता उसके लिए मुश्किल है। अगर वापस जाता है तो वापस जाने में भी उसको और ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, फिर क्या वो कामयाब होता है या नहीं, देखते हैं हम। बिसाइड्स आई मीन अ रेगुलर स्वीट, खैर बहरहाल अभी जो मुझे स्वीट या जो आ रहा है, जिसको हम कहते हैं सिंधी में पगघर और उर्दू में हम स्वीट हम अगर उसको कहें, और उसको पसीना जो है उसको आ रहा था, मेहरबानी। और बेसाइड्स आई मीन रेगुलर स्वीट, अभी जो मुझे पसीना आ रहा है वो कोई नॉर्मल है, इतना ख़ास नहीं है। एंड वेरी थ्रिस्टी, मगर जो है वो थ्रिस्टी भी था, प्यासा भी था। ही स्टॉप, वो आखिरकार रुका। डग अ लार्ज होल, वहाँ पर उसने अभी एक बड़ा सा होल लगाया। एंड हीप्ड अप पीसेस ऑफ टर्फ, हीप्ड अप का क्या मतलब होता है, हीप अप मतलब ढेर लगाना। तो उसने फिर एक टर्फ का जो वहाँ पर घास वगैरह थी उसका एक ढेर लगाया। नेक्स्ट ही अनटाइड हिज फ्लास्क, फिर उसने जो उसके बेल्ट में टाई की थी, उसने जो बांधी थी उसने फ्लास्क वो बेल्ट से निकाली, अनटाई की, अपनी फ्लास्क को हैड अ ड्रिंक, उसने पानी पिया। एंड देन टर्न शार्पली टू द लेफ्ट, फिर जल्दी में वापस गया। अब ये अभी तक एक ईस्ट डायरेक्शन में गया है, अभी तक वो किसी और डायरेक्शन में नहीं गया। अभी ईस्ट डायरेक्शन में 6 माइल कवर करने के बाद उसने अभी घड़ा खोदा है। अब जो है वो लेफ्ट में जाएगा, यानी अब वो जाएगा नॉर्थ की तरफ। He looked at the sun and saw that it was noon, और देखा कि अभी दोपहर हुई है। Well, खैर, he thought I must have a rest, मुझे कुछ जो है वो रेस्ट करनी चाहिए, सुकून लेना चाहिए। He sat down and ate some bread and drank some water, वो बैठ गया, उसने कुछ खाना खाया, रोटी खाई और कुछ पानी पिया। But he did not lie down thinking that if he did he might fall asleep, मगर वो ज़मीन पर लेटा नहीं, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर मैंने ऐसा किया कि हो सकता है कि मैं नींद में चला जाऊं या मुझे नींद आ जाए। आफ्टर सिटिंग अ लिटिल वाइल, कुछ इंतज़ार या कुछ लम्हा इंतज़ार करने के बाद या बैठने के बाद, ही वेंट ऑन अगेन,
फिर वो चलना शुरू हुआ। एट फर्स्ट शुरुआत में ही वॉक्ड इजली, वो आराम आराम से जा रहा था। द फूड हेड स्ट्रेंथेंड हिम, खादे ने, खुराक ने उसका हौसला बड़ा कर दिया था, उसको ताकत दे दी थी, वो रिफ्रेश ताज़ा हो गया था। बट इट हैड बिकम टेरिबली हॉट एंड ही फेल्ट स्लीपी एंड एग्जॉस्टेड, मगर अब जो है वो बहुत खतरनाक गर्मी हो चुकी थी और वो जो है स्लीपी महसूस कर रहा था, वो जो है नींद जैसापन महसूस कर रहा था और थका हुआ महसूस कर रहा था, एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था। स्टिल उसके बावजूद भी ही वेंट ऑन थिंकिंग, वो सोच रहा था, एन आवर टू सफर अ लाइफ टाइम टू लिव, एक जो है घंटा मुश्किल का है, बाकी फिर जिंदगी जीने की है। तो इसी मोटिवेशन को लेते हुए वो आगे चलता जा रहा था। एन आवर टू सफर अ लाइफ टाइम टू लिव, अब इस लफ्ज को आप याद कर लें। He went a long way in this direction, वो उस डायरेक्शन में एक बहुत देर आगे तक गया। एंड वॉज अबाउट टू टर्न टू द लेफ्ट अगेन, फिर वो नॉर्थ में जा रहा था। अब नॉर्थ से लेफ्ट कौन आएगा? नॉर्थ में जब आप जा रहे हो तो लेफ्ट में आपको वेस्ट आता है, यानी कि आपको मगरिब आती है। तो वो जा रहा था ईस्ट में। अगेन वहाँ पर उसको जो है वो उसने सोचा कि अब जो है वो टर्न करना चाहिए। व्हेन ही परसीव्ड अ डैम्प हॉलो, जब उसने ये सोचा कि मैं वेस्ट की तरफ जाऊं तो अचानक उसने देखा कि आगे एक बड़ा गड्ढा है, डैम्प हॉलो है, यानी कि जो एक नमदार गड्ढा है, जो कि एक ठंडा है, ठंडी हवा है, मतलब ज़मीन जो है वो डैम्प है वो। इट वुड बी अ पिटी टू लीव दैट आउट, ये भी मुझे गम होगा अगर मैंने इसको छोड़ दिया, ही थॉट, उसने सोचा। फ्लेक्स वुड ग्रो वेल देयर, अगर वो जो गड़ा है मैंने उसको पार करके फिर टर्न लगाया तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लेक्स हैं वो अच्छे जो हैं वो जो हैं ग्रो होंगे। सो ही वेंट ऑन द पास्ट, फिर वो वहाँ से थोड़ा आगे गया, द डैम्प हॉलो, उस डैम्प हॉलो से, एंड अ डग अ होल ऑन द अदर साइड ऑफ इट बिफोर ही टर्न द कॉर्नर, फिर उसने उस हॉलो से थोड़ा आगे जाकर गड्ढा खोदा, फिर आगे जाके टर्न हुआ। जैसे मिसाल यहाँ से ये बंदा जा रहा था सामने, ये इधर वापस जाना चाह रहा था, मतलब लेफ्ट साइड। अब उसने सोचा कि ये सामने ये जो आप देख रहे हैं गड्ढा है, ये डैम्प हॉलो है, इसमें जो फ्लैक्स है वो बहुत अच्छा होगा। फिर इसने बजाय के इस तरफ जाने, ये यहाँ से मुड़ा और इधर गया, इधर उसने जो है वो गड्ढा खोदा, फिर उसके बाद जो है वो इधर नॉर्थ की तरफ गया। मतलब इसने ये जो पूरा रास्ता है ये कवर लालच में किया कि यहाँ से जो फ्लैक्स हैं वो अच्छे ग्रो होंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा और कवर कर दूं। तो फिर क्या हुआ कि ऑन द अदर साइड ऑफ इट बिफोर ही टर्न द कॉर्नर, वो दूसरी तरफ गया, फिर जो है वो दूसरे कॉर्नर, उसने कॉर्नर की तरफ यानी लेफ्ट पर गया, यानी अब जो है फिर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट की तरफ जा रहा था, लेफ्ट में गया, नॉर्थ आया, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर लेफ्ट पे गया, यानी कि अब जो है उसको वेस्ट आया है। ही पहुम लुक टुवर्ड द हिलॉक, फिर उसने उस हिलॉक की तरफ, छोटी पहाड़ी की तरफ देखा। द हीट मेड द एयर हेजी, उस गरमाइश ने, जो ऊपर सूरज की तपती हुई रोशनी थी, उसने हवा को एक हेजी कर दिया था, धुंधला या गैर वाज़ेह कर दिया था। इट सीम टू बी covering, and though the haze the people on the hillock could scarcely be seen, उसने उनको जो है वो एक थरथराना या कांपने जैसा कर दिया था। एंड लोग जो थे वो बहुत मुश्किल से उस धुंध की वजह से दिख रहे थे, could scarcely be seen, मुश्किल से दिख रहे थे, scarcely हार्डली दोनों एक दूसरे के सुनाने में। फिर उसने कहा कि अफसोस, थॉट द पहुम ने सोचा, आई हैव मेड द साइड्स टू लॉन्ग, मैंने जो ये साइडें हैं, ये जो अतराफ हैं, मैंने बहुत बड़े कर दिए हैं। आई मस्ट मेक दिस शॉर्टर, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ये जो मैं वेस्ट में जा रहा हूँ तो मैं वेस्ट वाले को थोड़ा कम कर देता हूँ, क्या है, कोई मसला नहीं है। फिर उसने सोचा कि वेंट अलॉन्ग द थर्ड साइड, अभी तक वो उसी थर्ड साइड में यानी कि वेस्ट में जा रहा है। स्टेपिंग फास्टर, वो तेज तेज कदम चलता जा रहा। ही लुक्ड एट द सन, उसने सूरज की तरफ देखा। इट वॉज नियरली हाफ वे टू द होराइजन, उस होराइजन या होरिजन की तरफ वो उसका अभी आधा रास्ता बचा था, पहुंचने वाला था। एंड हैड नॉट येट डन 2 miles ऑफ द थर्ड साइड, अब ये जो रेड लाइन है ये भी कवर कर गया था वन साइड, ये दूसरी साइड भी कवर करके आया था, मतलब ईस्ट साइड, फिर गया वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड गया, फिर अब जो है वो वेस्ट साइड में
अब उसने कितने कवर नहीं किए हैं? अभी तक उसने 10 जो माइल्स हैं, 2 माइल्स भी उसने थर्ड साइड में कवर नहीं किए हैं। पहली साइड में उसने 6 माइल कवर किए हैं, दूसरे में मालूम नहीं हमें पड़ रहा यहाँ से, लेकिन तीसरे साइड में उसने अभी तक जो 2 माइल्स हैं वो भी कवर नहीं किए। अब क्या होगा? थर्ड साइड ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि वो कह रहा था कि वो इस तरह की जो स्क्वायर है वो बनाए। अब इस स्क्वायर के 2 हिस्से उसने कवर कर दिए हैं, तीसरे हिस्से में अब वो जा रहा है, लेकिन उस स्क्वायर के तीसरे हिस्से में, तीसरी साइड में वो अभी तक उसने 2 हिस्से भी कवर, 2 माइल भी कवर नहीं किए। ही वॉज स्टिल 10 माइल्स फ्रॉम द गोल, वो अपने गोल से, उसके अंदाजे के हिसाब से 10 माइल दूर था। नो ही थॉट, नहीं नहीं उसने सोचा, दो इट विल मेक माई लैंड लूप साइडेड, अगरचे मेरी जो ज़मीन है वो लूप साइडेड हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, गैर हमवार हो गई। आई मस्ट हरी बैक इन स्ट्रेट लाइन नाउ, मैं जो है वो अब सीधा जाऊं, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर यहाँ पर वो है इस पॉइंट पर, कि अब वो बिल्कुल इसी तरह सीधा उसकी तरफ जाए, मतलब इस लाइन को पूरा ना करे, इससे ही टेढ़ा जाए। तो फिर वो सोच रहा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जो ज़मीन है वो टेढ़ी हो जाएगी, गैर हमवार हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसने ये इसी अंदेशे को सोचते हुए कि लूप साइडेड मेरी ज़मीन हो जाएगी, आई मस्ट हरी बैक इन स्ट्रेट लाइन, खैर मैं थोड़ी जल्दी करता हूँ, ज़मीन की रास्ते में सीधा चलता हूँ ताकि मुझे ज़मीन आखिर सीधी मिले। तो आई माइट गो टू फार, हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा आगे जाऊँ, एंड एज इट हैज़ इज़ ए आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ लैंड, क्योंकि मेरे पास अब जो डील है वो बहुत अच्छी डील है। सो पहुम हरीली डग होल, पहुम ने जल्दी जल्दी से होल खोदा, एंड ट्रेंड स्ट्रेट टुवर्ड द हिलॉक। फिर अब जो है ये इसने जल्दी जल्दी में ये यहाँ तक रास्ता पूरा किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो है यहाँ से आगे हिलॉक की तरफ चलना शुरू हुआ, आगे की तरफ। आई माइट गो टू फार एंड एज इट इज आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ लैंड, उसने पहुम वॉज वर्किंग विद डिफिकल्टी नाउ, अब जो है पहुम वो मुश्किल से चल रहा था। ही वॉज डन अप विद द हीट, वो गर्मी से तंग आ चुका था। आई एम डन अप विद यू, मैं आपसे तंग आ चुका हूँ, जिस तरह कहा जाता है। तो डन अप का मतलब है वो अब तंग आ चुका था, थका चुका था गर्मी की वजह से। हिज बेयर फीट, बेयर का मतलब होता है नंगा, बेयर फीट यानी कि जिन चीज़ों के ऊपर कोई स्किन ना हो या कोई चीज़ न चढ़ी हो तो हम उसको बेयर फीट कहते हैं। हिज बेयर फीट, वो नंगे पैरों के जो था, वर कट एंड ब्रूज्ड, उसके पैर जो थे वो कट हो चुके थे, कांटे लग चुके थे, कांटे लग चुके थे, एंड ब्रूज्ड, उसको चोटें लग चुकी थी, एंड हिज लेग्स बिगेन टू फेल, उसकी टांगें अभी गिरने वाली थी। ही लॉन्ग्ड टू रेस्ट, वो चाहता था, उसकी तमन्ना थी, उसकी आरजू थी, ही वॉज क्रेविंग फॉर टू रेस्ट, वो चाहता था कि वो रेस्ट करे, कुछ ना कुछ आराम करे, बट इट वॉज इम्पॉसिबल, मगर अब जो है वो मुमकिन है। इफ़ ही मीन्ट टू गो बैक बिफोर द सनसेट, अगर वो चाहता है कि वो सूरज डूबने से पहले वहां पर पहुंचे। द सन वेट्स फॉर नो मैन, सूरज किसी आदमी का इंतजार नहीं करता। एंड इट वॉज सिंकिंग लोअर एंड लोअर, वो डूबता जा रहा था नीचे नीचे और नीचे तक। ओह डियर, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली आई हैव नॉट ब्लंडर्ड ट्राइंग फॉर टू मच, काश मैंने इतनी बड़ी बहुत गलती न कर बैठा ज्यादा की कोशिश में। What if I am too late, अगर मैं देर हो गया तो फिर क्या होगा। He looked toward the hillock at the sun, उसने सूरज की तरफ, हिलॉक की तरफ देखा, एंड एट द सन, हिलॉक की तरफ देखा और सूरज की तरफ देखा, क्योंकि अब सूरज वेस्ट की तरफ आ चुका है और हिलॉक जो है वो दूसरी तरफ है। He was still far from his goal, वो अभी तक जो है वो अपने गोल से दूर था। And the sun was already near the rim, और जो सन था, जो सूरज था, वो पहले ही उस रिम के उस करीब आ चुका था। पहुम वॉकड ऑन एंड ऑन, वो चलता गया। इट वॉज वेरी हार्ड वॉकिंग, वो मुश्किल, बहुत मुश्किल था घूमना। बट ही वेंट क्विकर एंड क्विकर, मगर वो जल्दी जल्दी चलता गया। ही प्रेस्ड ऑन, उसने जोर दिया, कहते हैं ना कि टांगों पर जोर लगा, तो उसने टांगों पर जोर लगाया। बट वॉज स्टिल फार फ्रॉम द प्लेस, मगर अभी तक वो अपनी जगह से दूर था। He began running, उसने रनिंग शुरू की, दौड़ना शुरू किया। थ्रू अवे his coat, अपना कोट भी उतार फेंका, अपने बूट भी उतार फेंके। हिज फ्लास्क, अपना फ्लास्क भी उतार फेंका। एंड हिज कैप, अपनी टोपी भी, अपनी कैप भी उतार फेंकी।
and kept only the spade which he used as a support, और उसके पास अभी सिर्फ एक ही हाथ में थी, वो था कुल्हाड़ा, वो था बेलचा जो उसको सपोर्ट दे रहा था उसको चलने में। जिस तरह लाठी होती है किसी बूढ़े के लिए, तो वो लाठी का काम ले रहा था उस स्पेड से। What shall I do? अब मैं क्या करूं? He thought again, उसने सोचा। I have grasped too much, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़मीन जो है वो ग्रास्प कर ली है, पकड़ ली है या ले ली है। What a fool I have been, मैं कितना तो पागल था। I can't get there before the sunset, मैं तो सूरज डूबने से पहले वहाँ पहुँच ही नहीं सकता अभी तो। And this fear made him still more breathless, अभी इसी डर ने उसको और ज़्यादा breathless कर दिया। Pahom went on running, वो दौड़ता गया, his soaking shirt and trousers stuck to him, उसके पसीने में जो उसकी शर्ट थी और जो ट्राउजर्स थी वो पसीने में उसके साथ चिपक गए, जिस तरह कपड़े पसीने में चिपक जाते हैं तो उसके साथ वो चिपक गए। एंड हिज माउथ वाज पास्ड, उसका जो माउथ था वो प्यासा और खुश्क हो चुका था। हिज ब्रीस्ट वाज वर्किंग लाइक अ ब्लेस्फेमस बिलो, उसका जो ब्रीस्ट था, उसकी जो चेस्ट थी वो ऐसे उबल रही थी जिस तरह पंप के ज़रिए से हम जो है वो बलून में कभी हवा फूंकें, कभी उससे बाहर निकालें, कभी उसमें हवा डालें, कभी बाहर निकालें, तो जिस तरह बलून ऊपर नीचे हो रहा होगा इसी तरह उसका जो सीना है वो आगे पीछे हो रहा था। अब ये जो ब्लैक सीमेंट होते हैं, जब लोहे को वो पिघलाते हैं तो लोहे को एक मशीन के ज़रिए से हवा देते हैं, तो वो जो हवा वाली एयर पंप होती है उसको हम बेलोज कहते हैं, जिससे जो पुराने दौर के जो लोहार होते थे वो हवा देते थे पत्थर लोहे को, तो हम उसको बेलोज कहते थे। हिज हार्ट वॉज बीटिंग लाइक अ हैमर, और उसकी जो दिल थी वो हथौड़ी की तरह वो बीट कर रही थी, धक धक कर रही थी। एंड हिज लेग्स वर गिविंग अवे, उसकी जो लेग्स थी, उसके जो टांगे थी वो उसको अब छोड़ रही थी। एज इफ दे डिड नॉट बिलोंग टू हिम, ऐसे लग रहा था जैसे अब वो टांगे उसकी है ही नहीं। जब आदमी थक जाता है तो उसकी टांगे उसका साथ नहीं देती, ऐसे लगता है जैसे हमारी है ही नहीं। पहूम वाज सीज्ड विथ टेरर, पहूम जो था वो अब जो है वो खौफ में पकड़ चुका था, खौफ में के उसमें जब्त में आ चुका था। लेस्ट ही शुड डाई ऑफ द स्ट्रेन, लेस्ट का क्या मतलब होता है? लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इसका मतलब है कि ऐसा है, ये है लेस्ट मीन्स ऐसा ना हो या कहीं ऐसा ना हो कि। ही शुड डाई ऑफ द स्ट्रेन, वो इसी दबाव से, इसी थकावट से, इसी परेशानी से कहीं वो मर न जाए। दो अफ्रेड ऑफ डेथ, अगरचे वो मौत से डर रहा था। ही कुड नॉट स्टॉप, वो रुका नहीं, बिका नहीं, आगे बढ़ता गया। ही रैन एंड ऑन, वो आगे चलता गया एंड ड्रू नियर, वो आखिरकार करीब आ गया। He drew near, came closer, करीब आया, and heard the bashkirs yelling. Yelling मतलब होता है कोई बंदा जब चिल्लाता है, रड़ियाँ करता है, किसी को आप वो दूर से पुकारे तो उसको हम yelling कहते हैं। तो जब आदमी आपसे बात करे, मतलब तेज़ बात करे, तो उसको हम yelling कहते हैं। Why are you yelling at me? आप आराम से भी तो बात कर सकते हैं। तो yelling का मतलब होता है कोई आदमी आपसे नॉर्मल बात बजाय वो आपको ऐसे बोले जैसे आपसे वो लड़ रहा हो। तो बशकीर्स येलिंग एंड शाउटिंग टू हिम, बशकीर्स जो थे वो उसके रड़ियाँ कर रहे थे, उसको चीखो पुकार जोर से वो उसको कह रहे थे, शाउटिंग कर रहे थे उसको। फिर क्या हुआ? ही गैदर्ड हिज लास्ट स्ट्रेंथ, उसने अपनी जो उसकी लास्ट स्ट्रेंथ थी, अपनी जो आखिरी ताकत थी वो इकट्ठे की और रैन ऑन, और भागना शुरू किया। द सन वॉज क्लोज टू द रिम, सन जो था वो उस रिम के करीब आ चुका था। एंड क्लॉग्ड इन मिस्ट एंड लुक्ड लार्ज एंड रेड एज ब्लड, और जो क्लॉग्ड थे वो मिस्ट में आ चुके थे। एंड लुक्ड लार्ज एंड रेड एज ब्लड, और वो बड़ा दिख रहा था, एंड रेड एज ब्लड, और ऐसा जो था वो रेड था जैसा कि खून। नाउ अभी, यस नाउ बिल्कुल अभी, इट वॉज अबाउट टू सेट, वो अभी डूबने वाला था। द सन वॉज क्वाइट लो, सन जो था, सूरज जो था वो अभी बहुत कम था, नीचे था। बट ही वॉज टू क्वाइट नियर टू हिज एम, अब वो जो था अपने मकसद के बहुत करीब आ चुका था। पहूम कुड ऑलरेडी सी दैट पीपल ऑन द हिलॉक वेवरिंग देयर आर्म्स टू हरी हिम अप, पहूम अभी पहले से ही वो देख रहा था कि लोग जो हैं उस पहाड़ी पर उसको हाथ हिला रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। He could see the fox fur cape on the ground, वो fox fur cape जो उन्होंने ग्राउंड पर रखी थी और उस fox fur cape पर उसको पहुंचना था, वो fox fur cape वो दूर से दिख रहा था जिसको उसने जाकर टच करना था
कि भाई अब जो है वो मंजिल पूरी हो गई। एंड द चीफ सिटिंग ऑन द ग्राउंड होल्डिंग हिज साइड विद लाफर, और चीफ जो था वो उस टोपी के उस कैप के अराउंड बैठा था और अपनी साइड में और हंस रहा था बड़े उसमें तकब्बुरी और मुतकब्बराना अंदाज के अंदर। देयर इज प्लेंटी ऑफ लैंड, यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन है, थॉट ही, उसने सोचा। बट ये अब बशकीर का जो चीफ था वो कह रहा था बहुत सारी ज़मीन है, बट विल गॉड लेट मी लिव ऑन इट, मगर क्या खुदा मुझे इसके ऊपर रहने देगा। आई हैव लॉस्ट माई लाइफ, ये सोच रहा है बंदा जो अभी दौड़ रहा है, अभी मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो गंवा दी है। आई हैव लॉस्ट माई लाइफ, मैंने अपनी अब ज़िंदगी गंवा दी। अब वो मतलब क्या कर रहा है, रिपेंट कर रहा है, पछता रहा है, क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल। आई शैल नेवर रीच दैट स्पॉट, मैं उस स्पॉट तक नहीं पहुंच सकता। पहूम लुक्ड एट द सन, पहूम ने सूरज की तरफ देखा, विच हैड रीच्ड द अर्थ, जो ज़मीन में डूब चुका था। वन साइड ऑफ इट हैड ऑलरेडी डिसअपियर्ड, उसकी एक साइड पहले ही डूब चुकी थी, डिसअपियर हो चुकी थी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। वाइल ऑल इज रिमेनिंग स्ट्रेंथ ही ब्रश्ड ऑन, आखिरकार उसने अपनी सारी ताकत को इकट्ठे करते हुए भागा। रश्ड ऑन जो है, रश्ड ऑन का मतलब होता है तेज़ी से आगे भागा। फिर एंड बेंडिंग हिज बॉडी फॉरवर्ड सो दैट हिज लेग्स कुड हार्डली फॉलो फास्ट इनफ टू कीप हिम फ्रॉम फॉलिंग, उस वो थोड़ा मुड़ा, जिस तरह बूढ़े या जिस तरह ओल्ड पीपल आगे की तरफ मुड़ जाते हैं ताकि थोड़ा इन टांगों को सपोर्ट दे सकें, तो वो बेंड हुआ, मुड़ा। जस्ट एज ही रेस्ड द हिलॉक इट सडनली गिरी डॉग, जैसे ही वो उस चोटी के करीब आया अचानक सूरज डूब गया। He looked up, इसने ऊपर देखा, the sun had already set, सूरज डूब चुका था। सेट का मतलब यहाँ पर सेट करना नहीं है, सेट का मतलब यहाँ पर डूबना है। He gave a cry, उसने चीख की, all my labor has in vain, मेरी सारी कई कमाई ज़ाया हो गई, मेरी सारी जो लेबर थी, मेहनत थी, वो ज़ाया हो गई। वैन का मतलब ज़ाया है, पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा था। Thought he and was about to stop, उसने सोचा कि वो and was about to stop, अभी उसको सूरज को डूबते हुए देखने के बाद वो रुकने वाला ही था। about to का मतलब होता है वाला था। अगर मैं कहूँ I am about to complete, मैं पूरा करने वाला हूँ। I am about to finish, मैं ख़त्म करने वाला हूँ। I am about to start, मैं पूरा करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ। I am about to watch, मैं देखने वाला हूँ। तो about to का मतलब होता है वाला हूँ, या सिंधी में अगर कहें वारो आया। तो he was about to stop, वो रुकने वाला था। But then he remembered that though to him, मगर उसने ये अभी उसको याद आ गई बात, though to him, अगरचे इसको from below, नीचे से the sun seemed to have set, सूरज उसको डूबा हुआ दिख रहा है। They on the hillock could still see it, वो जो ऊपर चोटी पर हैं वो तो अभी उसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब ऊपर वालों के लिए सूरज अभी है, मतलब मुझे अभी दौड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भले डूब गया है, लेकिन ऊपर वालों के लिए जहाँ पर मेरी मंजिल है वहाँ पर तो सूरज अभी तक है। He took a long breath, उसने बहुत बड़ी सांस भरी। And ran up the hillock, और उस हिल की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। It was still light there, वहाँ पर अभी भी लाइट थी। अब आप क्या सोच रहे हैं, वो पहुँच जाएगा या नहीं। He reached the top and saw the cap, वो ऊपर पहुँचा, चौड़ी पर चढ़ गया। अभी उसने वो टोपी जिस पर उसको हाथ लगाना था सर्किल पूरा करने के लिए, उसको भी देखा। पहूम uttered a cry, पहूम ने एक चीख लगाई। His legs gave away beneath him, उसकी जो टांगे हैं वो जान छोड़ गईं। He fell forward, and वो आगे मुंह की बल गिर पड़ा। And reached the fur cap with his hand outstretched, और गिरने के बाद उसने जो है वो जाके हाथ लगाया उस टोपी के ऊपर, उस स्केल के ऊपर, आगे बिल्कुल इस तरह से वो उसको स्ट्रेच करके बाहर को। What a fine fellow, कितना अच्छा जो है दोस्त है। Exclaimed the chief, चीफ ने जो है वो ताज्जुब से वो बात की। लाफिंग, वो हंस रहा था। सी हाउ मच लैंड ही हैज़ गेन, देखें इसने कितनी ज़मीन गेन कर दी है। पहूम सर्वेंट केम, पहूम सर्वेंट जो आया उसने देखा। रनिंग एंड ट्राई टू रेज हिम, कहा कोशिश की। अब ये जो आप इसका हाथ देख रहे हैं ना, समझेंगे ये हाथ समझेंगे टोपी पर है, अब ये नीचे गिर गया है। पहूम का जो सर्वेंट आया उसने कोशिश की कि अब इसको उठाए ऊपर,
बट ही सा, मगर उसने देखा दैट ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, खून जो है वो उसके मुंह से चल रहा था। अब रोएं यहाँ से हम। पहूम वॉज डेड, पहूम मर चुका था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। द बशकीर्स क्लिप देयर टंग्स टू द शो देयर प्रिटी, वो इस तरह जो है अपने गम में उन्होंने अपनी जो ज़ुबानें हैं हमदर्दी के इजहार करने के लिए अपनी ज़ुबानों से आवाज़ निकाली इस तरह से। हिज सर्वेंट पिक्ड अप द स्पेड, उसके सर्वेंट ने वहाँ से बेलचा उठाया, एंड डग अ ग्रेव, और वहाँ से उसने कब्र खोदी, लॉन्ग इनफ फॉर पहूम टू लाई, सिर्फ इतनी ज़्यादा जिसमें हम उसको रख सकें, एंड बरीड हिम इन इट, हम उसको दफना सकें। 6 feet फ्राम हिज हेड टू हिज हील्स वॉज ऑल ही नीडेड, सिर्फ और सिर्फ 6 फुट उसके सर से लेकर उसके पाँव तक चाहिए थी, जो उसको चाहिए थी, बस यही ज़मीन है द लैंड। ये जो आपका पास लेसन था कि हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, कितनी ज़मीन एक इंसान को चाहिए, वो यही है कि भाई 6 फुट चाहिए बस। तो इस लेसन से हमें क्या सबक मिलता है कि हमने लालच नहीं करनी, लालच बुरी बला है। तो यहाँ से इस लेसन के बाद हम जो है वो एक्सरसाइज हल करेंगे। आई होप कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, और साथ साथ में आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे उस वीडियो के अंदर जिसमें हमने इस लेसन के जो एक्सरसाइज हैं, वोकेबलरी हम वहाँ लिखी है, सारे क्वेश्चन, सारे MCQs हमने वहाँ पर हल किए हैं। तो मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।